मार्केट में कोई बड़ा एंकर या कोई नेता या कंपनी का सीईओ और हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई स्टॉक्स लेने के बारे में बोल रहे हैं ना, और पूरा देश उस स्टॉक्स के पीछे पड़ा है, उस स्टॉक्स को लेना चाहता है, तो आप एक बात को समझ लेना कि ये बुल रन एंड होने वाला है। मार्केट में ऐसे बुल रन बहुत कम बार आते हैं और उस टाइम पे आप कोई भी स्टॉक्स ले लो वो चलता ही है। पर जब एक नया इंसान स्टॉक मार्केट में आता है ना, तो ना उसको अनुभव होता है और ना उसका माइंडसेट होता है। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में हमारे मोदी जी ने पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बारे में बोला था। आदरणीय सभापति जी, आज अधिकतर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं और इन्वेस्टर्स का भरोसा पीएसयूज की तरफ बढ़ रहा है। जो छोटा सा भी शेयर बाजार जानते हैं, इनको समझ आता है। नहीं समझता है तो किसी को पूछो। आप सभापति जी देखिए, बीएसई पीएसयू इंडेक्स में बीते एक वर्ष के दौरान लगभग 2 गुनी उछाल हुई है। आदरणीय सभापति जी, 10 साल पहले यानी 2014 4 से 14 के बीच की बात करता हूं, पीएसयू का नेट प्रॉफिट करीब 1.25 लाख करोड़ था और इस 10 वर्ष में पीएसयू का नेट प्रॉफिट 2.5 लाख करोड़ है। हमारे 10 वर्ष में पीएसयू की नेट वर्थ 9.5 लाख करोड़ से बढ़कर के 17 लाख करोड़ हो गई है। आदरणीय सभापति जी, इनका हाथ जहां भी लगता है ना, उसका डूबना तय हो जाता है और उससे यही दशा करके उन्होंने छोड़ी थी। हम मेहनत करके इतनी बाहर लाए, इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी है। आपको खुशी होनी चाहिए, भ्रम मत फैलाइए, बाजार में हवा ऐसी न फैलाइए कि देश के सामान्य निवेशक के मन को उलझन में आ जाए। इस बात को जिस वे में मोदी जी ने कहा था ना, उसमें कुछ गलती तो नहीं है, पर एक आम इंसान देखता है तो उसको ये नंबर बहुत बड़ा लगता है। एनुअल ग्रोथ रेट पे देखो, ये सारी कंपनी एवरेज कंपनीज हैं, ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज नहीं है। एक बात और है कि ऑल दीज कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसमें से कोई कंपनी प्राइवेट नहीं है, उसकी खुद की प्रेजेंस नहीं है। सारी चीज़ें गवर्नमेंट ओन करती है, रेगुलेट करती है। ये सब चीज़ों के बारे में एक नया बंदा ना तो सोचता है, ना तो समझता है, ना उसका माइंडसेट वैसा है। वो बस स्टॉक्स को लेना चाहता है, कैसे भी तरीके से एक छोटे से डोर में वो घुसना चाहता है। वो बस सिर्फ इस बात पर विश्वास रखता है कि अगर मोदी जी ने कहा है तो कुछ तो दम होगा ना। और दूसरे उस टाइप के लोग हैं जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या बोला है, किसने नहीं बोला है। उसको सिर्फ स्टॉक्स लेने से मतलब है। कोई भी स्टॉक्स ऊपर जा रहा है तो वो घुस जाता है। मैं आज आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि 1-2 सालों में मार्केट में कोई ऐसी थीम तो आती है जिस थीम के बेसिस पे कुछ स्टॉक्स चलना स्टार्ट करते हैं। एक टाइम के बाद पब्लिक उसमें एंटर करती है और उस बुल फेज का जब स्टार्टिंग का टाइम होता है तब किसी को नहीं पता होता। जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या जो बड़े फंड होते हैं वही घुसते हैं और जो एक्सपीरियंस बंदा है वो घुसता है। जब टाइम जाता है तब पब्लिक उसमें जुड़ती है। कुछ लोगों को पता चलना स्टार्ट होता है, लोग रूमर्स फैलाते हैं, लोग एक दूसरे के साथ टिप्स शेयर करते हैं, तो और लोग आना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे बहुत सारे लोग एंटर करते हैं और वहाँ पे सबको दिखता है कि ये स्टॉक्स है जो ऊपर जा रहे हैं और उसमें पोटेंशियल है। और उसी टाइम पे स्पेसिफिक न्यूज़ आती है, बहुत सारे लोग उस टाइम पे एंट्री करते हैं और उसके बाद अचानक से धड़ाम से वो शेयर्स गिरते हैं। ये थीम हर एक 2 साल में आती है और जो ऊपर फंसे रहते हैं वो फंसे रहते हैं, वो निकल नहीं पाते। ये शेयर बाजार है, ये ऐसे ही चलता है। बहुत लोग इसका शिकार होते हैं, बहुत लोगों को लॉस होता है। और मैं मानता हूँ कि ये पीएसयू की भी एक थीम है जो बहुत कम लोगों को पता है।
हो सकता है कि ये जाए, उसका कोई मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर अभी दिखने में तो ये यही लग रहा है। आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये थीम परफॉर्म करती है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज जितनी भी है उसके फंडामेंटल्स उसके प्राइजेस से अलाइन नहीं है। और दूसरी बात, कुछ कंपनीज अच्छी है ऑब्वियसली, बट मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जिसके फंडामेंटल काफ़ी ख़राब है। तो अगर आप बहुत लंबी अवधि के लिए कोई स्टॉक ले रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि इसमें से मैं पैसा डबल ट्रिपल कर लूँगा कुछ सालों में, 5-6 सालों में, तो मुझे नहीं लगता कि ये होने वाला है। क्योंकि फंडामेंटल्स के बिना, ग्रोथ के बिना, प्रॉफिट के बिना, या मान लो कि बहुत कम प्रॉफिट है तो उसके बिना तो कंपनीज नहीं चल सकती। ये शेयर बाजार है, यहाँ पे किसी को फ्री का पैसा नहीं मिलता, आपको ग्रोथ की वैल्यू मिलती है। अगर आपके पास ग्रोथ है, आपकी कंपनी सच में स्ट्रांग है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, तभी आपको पैसा दिया जाता है। यहाँ पे फ्री फंड का पैसा किसी को नहीं मिलता है। उसमें पे कुछ बुरा नहीं है, ये एक साइकिल है, ये साइकिल चलती ही रहती है। हर 1-2 साल में कुछ थीम्स आती है। अभी PSUs की थी, 1-2 साल पहले अदानी ग्रुप की थी। उस टाइम पे हर कोई बोलता था कि अदानी ग्रुप ले लो, अदानी ग्रीन ले लो, अदानी पोर्ट्स को देखो, पावर को देखो कितने ऊपर जा रहे हैं, और सबने लिया था। उसके बाद आया था हिंडनबर्ग रिपोर्ट, और उसके बाद स्टॉक्स को आप देख ही सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक्स खराब है, इसका ये मतलब है कि जो फंडामेंटल्स कंपनी के बोल रहे हैं उसे उसकी प्राइस अलाइन नहीं है। वो प्राइस इन्फ्लेट इसीलिए करती है, या तो उसमें कुछ न्यूज़ होती है, या मैनिपुलेट भी हो सकता है, या कुछ और रीजंस हो सकते हैं। पर कोई भी रीज़न हो, स्टॉक की प्राइस सेंटिमेंटली इन्फ्लेट होती है। देखो सिंपल सी बात है, आपको शेयर बाजार से सच में पैसा बनाना है ना, उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए बहुत ज़्यादा, मतलब 3-3.5 साल से ऊपर। और दूसरी चीज़, अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको फंडामेंटल नॉलेज चाहिए। चार्ट्स की नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, पर फंडामेंटल्स की भी नॉलेज चाहिए। कंपनी के बिजनेस मॉडल की समझ होनी चाहिए, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी बातें जब आपको पता होगी ना, तब आपके चांसेस है कि आप अच्छे स्टॉक्स ले पाओगे दूसरे के कंपैरिजन में। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे है ना, सारी चीज़ें भेड़ चाल पे चलती है। कोई न्यूज़ आती है, या कोई नेता बोल देता है, CEO बोल देता है, या कुछ न्यूज़ एंकर्स फैला देते हैं, उसके बेसिस पे स्टॉक्स लिए जाते हैं। यहाँ पे टिप्स चलती है, तो टिप्स से कोई अमीर नहीं बनता। अगर टिप्स से बन चुके होते तो बहुत लोग होते ना। कुछ लोग हैं जो सच में पैसा बना रहे हैं, और वो लोग ऐसे ही नहीं बनाते हैं। उसके लिए एफर्ट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, और कुछ एक्सपीरियंस के बाद इंसाइट्स निकलते हैं, और वही इंसाइट से आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। PSUs के बारे में अभी ऐसा माहौल है कि अब राह चलते किसी भी इंसान को पूछोगे ना जो स्टॉक मार्केट में थोड़ा इंटरेस्टेड है, वो कहेगा कि पागल हो क्या, PSU नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? मोदी जी बोल रहे हैं यार। आप सिंपल तरीके से देखो, उसके एनुअल ग्रोथ रेट, कैगर जिसको बोलते हैं, कम्युलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, थोड़ा सा भी रिसर्च करोगे ना, उससे अच्छी कई सारी कंपनीज है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और पैसे डबल की तो छोड़ दो आप, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक मल्टी बैगर्स है। और उसके फंडामेंटल्स आप एक बार देख लो, तब आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ऐसी कंपनीज कभी नहीं ली जाती जिसके फंडामेंटल्स वीक है। और पब्लिक सेक्टर कंपनीज हमारी जितनी भी है, उसको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, वो हमारे देश की इकोनॉमी में हेल्प करती है, और उसका ये मतलब नहीं है सिर्फ इसी बेस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, उसके पास डेटा है वही बोल रहे हैं, और उस डेटा को आपको समझ के यूज़ करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि उसने बोल दिया तो सिर्फ आप ले लो। अभी ये चल रहा है कि अगर मोदी जी ने बोला है ना तो बस घुस जाओ, अभी ले लो, चाहे आप 6 महीने के बाद निकाल देना। और अभी ऐसा टाइम है, चार्ट्स के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि जितने भी स्टॉक्स है ना, उसके चार्ट्स पिछले 12 सालों से नहीं चले थे, और ये बुल रन 1.5 साल से चल रहा है सिर्फ PSUs में। दूसरी कंपनीज में तो इतना नहीं है, पर PSUs में चल रहा है। तो 1.5 साल से अगर चल रहा है ना, और आपके पास ये न्यूज़ एंड में आ रही है ना, तो आप कहीं ना कहीं फंसने के चांसेस पैदा कर रहे हो अपने लिए। तो थोड़ा सोच समझ के देखो, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है तो उस इन्फॉर्मेशन का क्या मायना है, उसके पीछे किसी का क्या मोटिव है। कुछ दिन पहले की बात हम करते हैं, मार्केट धड़ाम से गिरा था, और जब ये न्यूज़ आई थी पार्लियामेंट वाली, उसके बाद मार्केट गिरा था, राइट। ये जब न्यूज़ आई थी ना, तब बहुत सारे लोगों ने स्टॉक्स को लिया था, बहुत सारे लोग एक साथ घुसे थे एक ही डोर से, और उसके बाद स्टॉक्स टूट चुके थे, राइट। कुछ स्टॉक्स SGVN देख लो आप,
19% के आसपास एक ही दिन में टूटा था। तो उसका मतलब सिंपल है कि कोई है मार्केट में जो नहीं चाहता है कि ये स्टॉक्स यहाँ से स्पीड से ऊपर जाए। ये सिंपल इंडिकेशन है। बहुत लोग इस बात को नहीं समझेंगे, पर ये आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो जो मैं बोल रहा हूँ। अब चार्ट्स के ऊपर देखो कि मार्केट किस तरीके से, किस वे में बिहेव कर रहा है। इस बात को समझाने के लिए मेरे पास कुछ लॉजिक्स है और कुछ डेटा है। मैं डेटा के बेसिस पे बात करूंगा, राइट। जितने भी हमारी कंपनीज है PSUs की, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो भी कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो कंटेंट मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस का कंटेंट है। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है, अगर आपको अच्छा लगता है, पर्सपेक्टिव मिलता है, उसे आप कुछ सीखते हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो में जो भी मैं रेशियोज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, जो फंडामेंटल्स रेशियोज़ है, उसके बारे में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको अपना ही एक और वीडियो सजेस्ट करता हूँ जो आपको ऊपर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। वहाँ से चेक करके इस वीडियो को आप देख सकते हो। उसमें सारे रेशियोज़ और सारी जो भी चीज़ें हैं, फंडामेंटली एक कंपनी को कैसे एनालाइज किया जाता है, उसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो प्लीज़ चेक इट दिस वीडियो ऑल्सो। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए अब कुछ कंपनीज़ को देखते हैं और उसी कंपनीज़ में कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिसके अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स हैं और मेजॉरिटी ऑफ दिस कंपनीज़ जो अच्छी नहीं है, या आप ऐसे कह सकते हो कि एवरेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं SGBN से। ओके, आप रिटर्न ऑन इक्विटीज़ देख लो 10 के आसपास है। कि पेट मार्जिन आप देख लो, पेट मार्जिन कंपनी के 46 है, विच इज़ एक्सेलेंट। कंटिन्यूसली आप देखो 2019 थर्ड क्वार्टर से 51, 57, 66 एंड दैट इज़ गुड। देन नेट सेल्स ग्रोथ एवरेज आउट है, मतलब इतनी ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, पर हाँ कंटिन्यूस है, मतलब ये भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। और डेट टू इक्विटी देख लो 1 के आसपास है। लास्ट ईयर में कंपनीज के ऊपर डेट बढ़ा है। कैश फ्लो देख लो, कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो नहीं है, बट ये ठीक है। चलो वैल्यूएशन PE देख लेते हैं। प्राइस टू अर्निंग्स 9 के आसपास है, विच इज़ चीप कंपनी आप कह सकते हो। उसके बाद IRFC देखते हैं। ऑफकोर्स रिटर्न ऑन इक्विटी आप 14 के आसपास मान सकते हो, विच इज़ एवरेज कंपनी। अगर किसी भी कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 25 के ऊपर है तो विच इज़ एक्सेलेंट, बट 15 के नीचे है या 10 के नीचे है तो मैं उसे ज़्यादा अच्छी कंसिडर नहीं करता हूँ। पेट देख लो 26 है, विच इज़ एक्सेलेंट पॉइंट अगेन। सेल्स ग्रोथ आप देख लो कंटिन्यूस है, 1, 20, 17, 28 और अभी है 17 के आसपास, ये तो बढ़ रहा है। चलो डेट टू इक्विटी देख लो, ये हाई है बिकॉज 9 के आसपास है, एंड जब वो 2 या 1 के नीचे होता है तो एक सही होता है मेरे हिसाब से, पर अगर 9 या 10 के ऊपर है तो विच इज़ नॉट गुड। कैश फ्लो देख लो नेगेटिव में है, बट ये ठीक है। चलो कैश फ्लो को हम अवॉइड कर सकते हैं अभी के लिए। एंड PE देख लो 5 के आसपास है, मतलब एक चीप कंपनी आप मान सकते हो। दूसरी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे NHPC देखते हैं, बहुत ही एक्सेलेंट तो मैं नहीं मानूंगा इसको। पेट मार्जिन 65 के आसपास है और पेट मार्जिन 39.92 के आसपास है, विच इज़ एक्सेलेंट यार। प्रॉफिट मार्जिन तो कंपनीज के पास है। और नेट सेल्स ग्रोथ देख लो 16 के आसपास है। डेट टू इक्विटी देख लो 0.80 इज़ गुड, मतलब डेट कम है काफ़ी। तो एक एवरेज आउट कंपनीज है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोट है। बहुत सारी कंपनीज है, फटाफट देख लेते हैं हम। NBCC जो बहुत स्पीड से गई थी। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो 14 के आसपास है। पेट मार्जिन देख लो 3 के आसपास है, मतलब बहुत लो है। ये किस सेक्टर से बिलोंग करती है उसका भी इम्पैक्ट है, पर 3 के आसपास होता है तो इतना अच्छा तो नहीं होता है। उसके बाद आते हैं ग्रोथ के ऊपर। तो सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो 13 के आसपास है, और आप कंटिन्यूएशन पे देख सकते हो, जैसे 17, 18, -18 सॉरी, आप -14 एंड 10। तो ये काफ़ी उतार चढ़ाव है। कैश फ्लो, कंपनी के पास कैश फ्लो नेगेटिव ही आप मान सकते हो, इतना अच्छा नहीं है। उसके बाद एक और कंपनी है जो बहुत लोग उसके बारे में बात करते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स। इस कंपनी का मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये जो चार्ट है ना, पिछले 10-12 सालों में ये चला नहीं है, और कुछ ही टाइम में अभी चलना स्टार्ट किया है। आप देख लो, लगभग 2010 से आप ले लो, 2010 से ये कंपनीज नीचे आ रही है, ये ऊपर नहीं जा रही थी। उसके बाद यहाँ से लगभग अगस्त 2023 से ये कंपनी यहाँ से ऊपर गई है और 138% का रिटर्न दिया है, लगभग 189 डेज़ के आसपास, मतलब 6 महीने के अंदर। तो पहले इसने अच्छा रिटर्न दिया था, उसके बाद लगभग 10 साल कंपनी नीचे ही रही है, कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, राइट।
PSU का है ना, यही प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज ख़राब होती है या आपका पैसा डुबा देगी, ऐसी बात नहीं है, पर ये कंपनीज बहुत स्लो है कंपैरेटिव टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। एक और कंपनी है जो इसी सेक्टर में काम करती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छे है, 22 के आसपास है, विच इज़ गुड, और कंटिन्यूसली बढ़ रही है, 21, 18, 19.59, 20.17, विच इज़ अ गुड। एंड अगर किसी की भी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी होती है ना, तो ये गुड साइन माना जाता है। कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो एक बिजनेस की अच्छी साइन है, राइट। उसके बाद PAT मार्जिन देख लेते हैं, 16 के आसपास है, विच इज़ ऑल्सो गुड। नेट प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हो, कंटिन्यूसली अप है। एक और कंपनी देखते हैं, IRCTC, जो रेलवे में कैटरिंग का बिजनेस है ना, वो ओन करती है और उसकी मोनोपोली है इस काम में। अब रिटर्न ऑन इक्विटी देखो, सिंपल 46, पर कंटिन्यूसली आप देखो 30, 43, 13 एंड 39। मैं मानता हूँ कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो बहुत अच्छी प्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद पेट मार्जिन आप देखो 28 के आसपास है, मतलब ये भी एक अच्छा पॉइंट आप मान सकते हो। सेल्स ग्रोथ आप देख लो, पिछले 2 सालों में तो बढ़ी है एटलीस्ट, एंड 88 के आसपास है। और नेट प्रॉफिट ग्रोथ आप देख लो 52 के आसपास है, और पिछले 2 साल में ये बढ़ी है। तो इसका मैं चार्ट आपको दिखा देता हूँ। ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अदर PSU। इसका चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अपनी आंखों के सामने। ये यहाँ पे है ना, स्प्लिट हुआ था कुछ, तो यहाँ से आप देखो तो 173% के आसपास उसका रिटर्न है, और यहाँ से भी आप देख लो तो 35% का रिटर्न है लगभग 2 महीने के अंदर। पर ये रियल डेटा नहीं है, क्योंकि ये स्प्लिट हुआ था और ये स्टॉक 6000 के आसपास था तब स्प्लिट हुआ था। स्प्लिट के बिफोर देखोगे ना तो रिटर्न्स काफ़ी ज़बरदस्त है, 6 टाइम्स तो ये कंपनी हुई थी अपने IPO से। तो फंडामेंटल्स का एक पावर होता है, जो कंपनी सच में स्ट्रांग होती है ना, वो 6 गुना, 10 गुना, 50 गुना तक करती है। और PSUs में बहुत कम कंपनीज हैं जिसके इस लेवल के फंडामेंटल्स हो। उसके बाद एक और कंपनी देखते हैं जो ऑयल में काम करती है, रिटर्न ऑन इक्विटी 28 के आसपास है और कंटिन्यूसली अप है, तो ये एक गुड साइन है। पेट मार्जिन आप देख लो 24 है, विच इज़ गुड साइन, उसमें कुछ देखने की बात ही नहीं है। सेल्स ग्रोथ आप देख लो 39 इस साल में है, और पिछले सालों में आप देख सकते हो 28, 35, -5 आप कोरोना की वजह से भी हो सकता है, और 47, तो ये कंटिन्यूसली अप है, तो विच इज़ अ गुड साइन। कोई भी कंपनी है ना, वो दिख जाता है कि फंडामेंटल्स कैसे है। फंडामेंटल तो ये कंपनी स्ट्रॉन्ग है। एक और कंपनी देखते हैं, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 12 के आसपास है, आप एवरेज मान सकते हो, बहुत अच्छी मैं इसको नहीं कहूँगा। पेट मार्जिन 27 के आसपास है, और पेट मार्जिन 9 के आसपास है, विच इज़ डिसेंट एवरेज। नेट सेल्स ग्रोथ 33 के आसपास है, और पिछले कुछ सालों में आप देख सकते हो है ही नहीं, तो पिछले 2 साल में ये बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट ग्रोथ 0.95 है, मतलब प्रॉफिट तो है ही नहीं। और डेट टू इक्विटी 1.50 के आसपास है, और कंटिन्यूसली सिमिलर है। तो उसका चार्ट भी आप देख लो, ऐसे ही परफॉर्म किया है। लगभग इसका IPO 2005 में आया था, और उसके बाद आप देख लो कुछ भी इतना रिटर्न्स नहीं दिया है। और यहाँ से आप देख लो ये चली है, और ये कंपनीज इसीलिए भी चलती है क्योंकि बुल रन चल रहा है, PSUs का बुल रन है। तो PSUs के बुल रन में आप कोई भी PSU कंपनी को उठाओ ना, तो वो चलेगी ही चलेगी, ये नेचुरल है, उसमें कुछ नया नहीं है। तो ये इस वजह से नहीं चल रही है कि उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं या बुरे हैं। उसके बाद एक और कंपनी देखते हैं, NMDC। आप कंटिन्यूएशन के बेसिस पे देखो 18, 13, 21, 39 एंड 27। ग्रोथ रेट देखते हैं, नेट प्रॉफिट ग्रोथ आप -41, मतलब इतना पेट है यार, फिर भी -41 है, ये नहीं समझ में आ रहा है। नेट सेल्स देख लो, ये भी माइनस में है। कंपनी के पास सेल्स नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो क्या मतलब है इस कंपनी का। चलिए चार्ट देख लेते हैं। बुल रन की वजह से शायद ऊपर जा सकता है। हाँ देखो यहाँ पे देखो आप, बुल रन की वजह से ऊपर गया ना ये, पर पिछले इतने सालों में देखो आप, कुछ भी नहीं हुआ। समझ सकते हो, ये होता है फंडामेंटल। जब फंडामेंटली आप देखते हो ना किसी भी कंपनी को, तो उसकी स्ट्रेंथ नज़र आती है। सिर्फ चार्ट्स को देखते हो ना तो सेंटिमेंट नज़र आता है। चार्ट्स वैसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक और कंपनी देखते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर की है, पावर ग्रिड। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो 19, विच इज़ एवरेज से थोड़ी ऊपर है। पेट मार्जिन कंपनी के पास सच में अच्छा है। पेबेट आप देख लो 88 के आसपास है। सेल्स ग्रोथ आप देख लो 9 के आसपास है, बट कंटिन्यूएशन पे है, मतलब पहले अच्छा था अभी नहीं है, पर ठीक है। तो कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है इस साल को छोड़ के,
तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। डेट टू इक्विटी आप देख लो 1.53 के आसपास है और कंपनी इसको कम करने की कोशिश कर रही है। उसका चार्ट देख लेते हैं। देखो ये चार्ट है पावर ग्रिड का। यहाँ पे इसका IPO आया था लगभग 2008 के आसपास और यहाँ तक तो उसने रिटर्न नहीं दिया, पर यहाँ से आप देख लो अप्रैल 2021 से ये कंटिन्यूसली अप है 114% लगभग 3 सालों में आप मान सकते हो। जब 3 साल में कोई कंपनी डबल हो रही है तो मान सकते हो कि अच्छी कंपनी है और जिस हिसाब से उसका ग्रोथ है उसी हिसाब से वो बढ़ रही है, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है। अब कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखते हैं, जैसे एक स्टॉक है जो बहुत चर्चा में रहा है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। पर हमारे देश में है ना जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है ना उसका ही पावर है, उसकी मोनोपोली है, 3 के आसपास है और पिछले कुछ टाइम पे देखो -24 0.72 इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दे रहे तो कंपनीज ऑब्वियसली नहीं चलेगी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है। लोग कुछ भी बोलेंगे कि PNB यहाँ से 35 का 105 हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर ठीक है कंपनीज के फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं हैं, NPA का डेटा नहीं है। यहाँ पे देख लो आप, आपकी आंखों के सामने देख लो, ये हो जाएगा ना वो हो जाएगा, देख लो आप। यहाँ से बढ़ा तो ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक नहीं बढ़ा है, पर इतने टाइम पे आप देख लो, नेट पे देख लो। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता, सपोज आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता 2004 में, ठीक है, डबल ही हुआ है खाली 2004 से 2024 तक। अब उसमें बीच में कितने स्प्लिट्स हैं ये मुझे नहीं पता, पर चार्ट्स को देख के लग रहा है कि सिर्फ डबल हुआ है। एक और कंपनी है BDL भारत डायनेमिक्स जो डिफेंस सेक्टर में काम करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख लो 11 के आसपास है और कंटिन्यूसली 20, 22, 9, 17। उसके बाद आप पेट मार्जिन देख लो 14 के आसपास है, थोड़ा कम है पर सही मान सकते हो। नेट सेल्स ग्रोथ आप देख लो, कंपनी में सेल्स नहीं है, -11 है एंड कंपनी इसके पास सब कुछ है पर -29 प्रॉफिट ग्रोथ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? कोई केस में ऐसा भी हो सकता है कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं पर चार्ट्स नहीं जा रहा है, और किसी केस में ये भी हो सकता है कि फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं हैं फिर भी चार्ट्स जा रहा है। तो उसके रीजंस तो कुछ भी हो सकते हैं, पर ओवरऑल आप पैटर्न निकालो, इनसाइट्स निकालो कि मेजॉरिटी केस में जिसके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं उसके चार्ट्स नेचुरली अच्छे होते हैं। कुछ कुछ केस एक्सेप्शन हो सकते हैं। अब है ना, हम ऐसी कंपनीज को देखते हैं जो कंपनीज सच में मल्टी बैगर है, जो प्राइवेट सेक्टर में है। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसी कंपनीज जिसके फंडामेंटल्स में दम है और ये कंटिन्यूसली पिछले 30 सालों से बेहतरीन रिटर्न्स देती आई है। आप इस पर इन्वेस्ट करो ना। सबसे पहले देखते हैं एशियन पेंट्स। ये बड़ी कंपनी तो हो चुकी है पर इसके फंडामेंटल्स आप देख लो अभी भी। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखो 28 और कंटिन्यूसली देखो 24, 28, 27, 23 पिछले 4 सालों में एक भी बार 20 के नीचे नहीं है। पेट मार्जिन 10 के आसपास है, इसको बोलते हैं मल्टी बैगर। उसकी प्राइस थी 70 2007 में और अभी देखो उसमें स्प्लिट्स को काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं, कितनी है 3000। चलो यहाँ से लेते हैं, ठीक है। कितने टाइम में? लगभग 17 सालों में। सोचो आपने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया होता, जो कि बहुत कम लोग करते हैं, पर अगर किया होता तो आप देख लो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का कैरेक्टर होता है। एक और कंपनी देखते हैं जो राकेश झुनझुनवाला ने लिया था, टाइटन, 30 के आसपास है और कंटिन्यूएशन पे देखो 24, 23, 13, 26। 4 सालों में से 3 सालों में 24, 23 और 26 है, कंटिन्यूअस ग्रोथ है। पेट मार्जिन देख लो 8 के आसपास है, विच इज़ कंसिस्टेंट, उसमें कुछ उतार चढ़ाव नहीं है, कंसिस्टेंट है, कम है पर कंसिस्टेंट है। सेल्स ग्रोथ आप देख लो 40 के आसपास है, बट ये लास्ट 2 सालों में हुआ और कोरोना का टाइम आप छोड़ सकते हो। नेट प्रॉफिट ग्रोथ आप देख लो 48 के आसपास है, कुछ सालों को छोड़ के ये कंपनीज में प्रॉफिट के साल ही रहे हैं। उसका चार्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं चार्ट। 100 रुपये का स्टॉक तो तब की बात है, देख लो आप कितना है 33 टाइम्स। कब स्टार्ट हुआ था? 2010 में। तो पिछले 13 सालों में आप ले लो, ये कंपनी ने 33 टाइम्स रिटर्न दिया है। एक और कंपनी में आपको दिखाता हूँ तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिसकी चाइल्ड ब्रांड जॉकी है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखो 46 के आसपास है और कंटिन्यूअस देखो 48, 43, 39 और 54। पेट मार्जिन आप देख लो 11 के आसपास है और कंसिस्टेंट है। नेट सेल्स ग्रोथ 24 के आसपास है और कंटिन्यूसली देख लो 11, 3, -0.41 एंड 37। ये भी प्लस है, ये भी अच्छा है। और प्रॉफिट ग्रोथ आप देख लो 6 के आसपास है अभी, पर ये पीछे देखो 13,
-12, 0.77 एंड 57। और उसका पी देखो, खास करके प्राइस टू अर्निंग 74 है, मतलब कंपनी महंगी है। उसका चार्ट हम देख लेते हैं। ये कंपनी जब से स्टार्ट हुई है ना, तब से ऊपर ही जा रही है। 1000 रुपये का शेयर था, अब की प्राइस कहाँ है? 36,000। इसको बोलते हैं मल्टी बैगर्स। मेरी नज़र में ये बुल रन इन्फ्लेटेड है। कुछ दिनों के पार्लियामेंट के जो स्टेटमेंट्स हैं उसके बेसिस पे प्राइस हाइक हुई है। इसमें से कुछ भी फंडामेंटली बैक नहीं है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये सारे स्टॉक्स है ना, वो ऑर्डर बुक से चलते हैं। तो ऑर्डर बुक से हम ये तो डिसीजन नहीं ले सकते ना कि ये कंपनी मल्टी बैगर बनेगी कि नहीं, राइट? कोई भी प्रॉमिस कर देगा कि इतने ऑर्डर्स हम आपको देंगे, पर इसमें से कितने फुलफिल हो सकते हैं ये कोई नहीं बता सकता। तो ये है ना, एक उम्मीद है। और शेयर बाजार जो है ना, वो उम्मीद पे कम चलता है। एंड ऑफ द डे वैल्यू होती है ना, वो ग्रोथ में होती है, ना कि उम्मीद में। या ऐसा हो सकता है कि सेल्स के नंबर अच्छे आ रहे हैं और कंपनी के पास अच्छी ऑर्डर बुक है, तो लोगों को क्या लगता है कि हाँ दम है यार, 1 साल में ये कंपनी कुछ तो करेगी। बट ऐसा यूजुअली नहीं होता है। तो उम्मीद पे अगर आप किसी भी स्टॉक को 5 साल के लिए, 10 साल के लिए ले रहे हो, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पे लो। आप भी कुछ रिसर्च करो, दिमाग दौड़ाओ, इनसाइट्स निकालो और उसके बाद डिसीजन लो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिली है या कुछ पर्सपेक्टिव मिला है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।